हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज। मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के बच्चों को विजय एजुकेशनल न्यूज एंड विजय नर्सिंग एकेडमी के द्वारा आपको बिल्कुल रेगुलर पिछले 1 महीने से तैयारी करवाई जा रही है। और अब हमने कंप्लीट बायोलॉजी की मैराथन क्लासें स्टार्ट कर दी है। पूरी बायोलॉजी का रिवीजन करवा रहे हैं मेरे दोस्तों। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसलिए ये वह चैनल है जो आपको बिल्कुल रेगुलर कक्षाएं दे रहा है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को यहाँ जोड़ने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी टीम ने मॉडल पेपर की एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार की है। मॉक टेस्ट शुरू करवाए हैं हमने, तो इसलिए मेरे दोस्तों हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा। वेबसाइट की आपको नीचे लिंक मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप पेपर को भी परचेज कीजिएगा। 15 मॉडल पेपर के सेट, 15 मॉडल पेपर के सेट केवल और केवल 100 रुपीज में आपको मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर मॉडल पेपर लेने के लिए आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं। 9828721229। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 100 रुपए करके और इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको 15 मॉडल पेपर के सेट मिलेंगे, साथ में नोट्स फ्री मिलेंगे, साथ में मेरे दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा पेपर का। कुछ मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन बना दिया है हमने, कुछ का हम तैयार कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों 100 रुपए के अंदर आपको इतनी ज्यादा चीजें हम दे रहे हैं। ये फीस इस वजह से 100 रुपए रखी है ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई देखो मेरे साथियों, मेरा एक सपना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजों में जाए और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के टॉप से टॉप कॉलेजों में आपका एडमिशन हो। इसलिए मैं विजय पूनिया आपको पिछले 1 महीने से लगातार पढ़ा रहा हूं। और अब मैंने जैसे ही फॉर्म की डेट आई, मैंने मैराथन क्लासेस शुरू कर दी है मेरे दोस्तों। बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं और चीजें इतनी बढ़िया तरह से पढ़ा रहा हूं आपको मेरे दोस्तों। आपके दिल के अंदर जो चीजें आपको वास्तव में लगता है कि क्लास से भी कहीं बढ़िया चीजें मिल रही है, तो आप लाइक करना मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं मेरे मन से, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके पिछले 10 सालों के एग्जाम में आई है। मैंने उन पेपर का निष्कर्ष निकाला है और उसी के आधार पर चीजें पढ़ा रहा हूं। तो मानव प्रजनन तंत्र का यह पार्ट नंबर 2 है। एक वीडियो इससे पहले मैंने बना दिया है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखना। और आज आगे बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। तो मेरे दोस्तों, जब हम मानव जनन तंत्र की बात करते हैं तो मानव जनन तंत्र में मैंने इससे पहले आपको वृषण के बारे में यानी टेस्टिस के बारे में जानकारी बता दी थी, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि हमारे टेस्टिस उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं और वृषण में ही शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु बनते हैं। यह भी हमने पढ़ लिया था। और वृषण के अंदर मेरे दोस्तों शुक्र जनक नलिका पाई जाती है, हमने पढ़ा था। और जो वृषण में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, शुक्र जनक नलिका होती है, इन्हीं के अंदर मेरे दोस्तों किस तरह की सेल होती है? मेल जर्म सेल होती है। और ये मेल जर्म सेल ही स्पर्म बनाती है, शुक्राणु बनाती है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि शुक्र जनक नलिकाओं में सर्टोली कोशिका भी पाई जाती है और यह सर्टोली सेल इन स्पर्म को, शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन यानी फूड प्रोवाइड करती है, भोजन उपलब्ध कराती है मेरे दोस्तों। आज हमें जो है नर जनन तंत्र का दूसरा अंग पढ़ना है जिसका नाम है अधिवृषण। क्या नाम है मेरे दोस्तों? अधिवृषण। इसी को आप एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों एपिडिडाइमिस की हम यहां पर बात करेंगे, अधिवृषण की हम यहां पर क्या करेंगे? बात करेंगे। एक बात आप मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का जो जनन तंत्र है जिसमें एक नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र, तो नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3 में। प्राथमिक जनन अंग, सहायक जनन अंग, जनन ग्रंथियां। प्राथमिक जनन अंग में वृषण और द्वितीयक जनन अंग में अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और इसके अलावा स्खलन नलिका, मूत्र मार्ग और शिशन, ये द्वितीयक जनन अंग है। सहायक जनन ग्रंथियों में प्रोस्टेट, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि। क्लियर बात? अब अधिवृषण की बात करते हैं। अधिवृषण क्या है, इसके बारे में हर एक जानकारी अच्छी तरह से जान लो मेरे दोस्तों।
अधिवृषण के बारे में पहली बात तो याद ये रखनी है कि अगर आपसे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया कि भाई वृषण के ऊपर की तरफ पाई जाने वाली अति कुंडलित संरचना जिसमें शुक्राणुओं का अस्थायी भंडारण होता है, याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर शुक्राणु क्या होंगे, स्टोर होंगे, पहली बात तो ये। और ये संरचना किस प्रकार की है, कुंडलित संरचना है। और इसके अलावा ये नलिकाकार भाग है, किस प्रकार का, नलिकाकार भाग। एक बार प्रश्न आया था कि एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। याद रखना मेरे दोस्तों, इसे कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। याद रखना 3 भाग कौन से हैं, एक भाग है कॉर्पस, फिर दूसरा कोडा और तीसरा कैपेट। याद रखना, मैं हिंदी में बताना चाहूं अगर तो एक भाग है शीर्ष अधिवृषण, ठीक है। दूसरा जो है मेरे दोस्तों मध्य अधिवृषण और तीसरा जो है मेरे दोस्तों वो है पूंछ यानी टेल अधिवृषण। जैसे आप क्या कहते हैं, कॉर्पस, कैपेट और कोडा। याद रखना मेरे दोस्तों, आपको केवल अधिवृषण में इतना ही याद रखना है कि ये वृषण के ऊपर की तरफ मेरे दोस्तों शुक्र अपवाहिका जो है वो अधिवृषण में खुलती है। वृषण के ऊपरी भाग में कौन सी नली मेरे दोस्तों, शुक्र अपवाहिका। वृषण के ऊपरी भाग में होती है शुक्र अपवाहिका। शुक्र अपवाहिका किसको, शुक्राणुओं को किस में डालती है, अधिवृषण में। अधिवृषण में शुक्राणु थोड़ी देर के लिए संग्रहित रहते हैं, ठीक है। एक तरह से शुक्राणुओं को यहां पर भी न्यूट्रिशन मिलता है और इसके बाद में मेरे दोस्तों अधिवृषण से शुक्राणु निकल जाते हैं और अगले अंग में चले जाते हैं। अधिवृषण किस अंग से जुड़ा हुआ है और अधिवृषण होते कितने हैं, 1 पेयर होते हैं मेरे दोस्तों, 1 जोड़ी अधिवृषण होते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अधिवृषण आगे किस में खुलता है, शुक्र वाहिनियों में। किस में मेरे दोस्तों, शुक्र वाहिनियों में। आप सभी से अनुरोध करूंगा मेरे दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं और हम आपकी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से क्लास चलाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपका पूरा सिलेबस कराएंगे मेरे दोस्तों। तो इसलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस जानकारी को शेयर करें। तो शुक्र वाहिनियों की हम यहाँ बात करेंगे। इसके अलावा ये क्लास जो आरबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की जो बुक्स पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, लेब असिस्टेंस की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इस टॉपिक को इतना बढ़िया तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो देखिएगा, शुक्र वाहिनियां जैसे आप वास डिफरेंस कहते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात, ठीक है मेरे दोस्तों। शुक्र वाहिनियां है कितनी, तो पहली बात तो शुक्र वाहिनियां होती है 1 पेयर यानी 1 जोड़ी। शुक्र वाहिनियां कितनी होती है मेरे दोस्तों, 1 जोड़ी। आप एक बात पहले समझो कि मान लो ये अगर वृषण है नर का, तो इस वृषण के इस ऊपरी भाग में यहां पर एक कुंडलित नलिका है, इसे आपने अधिवृषण कहा। अधिवृषण से एक इस प्रकार से नली निकल गई, इस नली को हम कहते हैं शुक्र वाहिनी। क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी, वास डिफरेंस। तो मेरे दोस्तों याद रखना, एक वृषण से अगर ऐसी एक नली निकलेगी तो दोनों वृषण से कितनी नलिकाएं निकलेगी भाई, इस प्रकार की। तो दोनों वृषण से 2 नलिकाएं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो मेरे दोस्तों अधिवृषण वाला भाग किसके अंदर खुलता है, तो अधिवृषण वाला भाग शुक्र वाहिनी में खुलता है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में खुलती है। तो याद रख लेना, शुक्र वाहिनी कितने पेयर है, 1 पेयर। ये एक तरफ से तो किससे जुड़ी हुई है, अधिवृषण से। तो ये एक तरफ तो इसके क्या है, अधिवृषण है, और मेरे दोस्तों इसके दूसरे सिरे पर क्या है, याद रख लेना, भूलना नहीं, इसके दूसरे सिरे पर है शुक्राशय ग्रंथि। ये वाली ग्रंथि शुक्र वाहिनी के अंतिम सिरे पर होती है मेरे दोस्तों, याद रखना। तो अगर मैं ये कहूं कि अधिवृषण एवं शुक्राशय यानी एपिडिडाइमिस और सेमिनल वेसिकल के बीच में पाया जाने वाला अंग कौन सा है, फिर बोल रहा हूं ये बात, अधिवृषण के और इस शुक्राशय के
बीच में जो ये नलिकाकार भाग है इसको किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है शुक्र वाहिनियां। कितनी है? 2 है। ठीक है, तो अधिवृषण एंड शुक्राशय के मध्य में यह संरचना पाई जाती है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर इतना तो बता दो, सर इतना तो बता दो कि इसका काम क्या है। मेरे साथियों सुनो ध्यान से, इसका काम भी आपको बता देता हूं। इसका काम है अधिवृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाना, एपिडिडाइमिस से स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक लेके जाना। याद रखना मेरे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं। तो अधिवृषण के अंदर यानी एपिडिडाइमिस के अंदर मेरे दोस्तों जो स्पर्म है, एपिडिडाइमिस से स्पर्म को कहां तक? शुक्राशय तक मेरे दोस्तों, यानी सेमिनल वेसिकल तक कौन लेके जाता है? याद रख लेना मेरे दोस्तों, सेमिनल वेसिकल तक स्पर्म को ले जाने वाली नली शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस कहलाती है। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? और जैसे ही ये क्लास आपकी आज चलेगी, आज इस क्लास में भी आपको 10 MCQ महत्वपूर्ण और 20 MCQ इसके साथ करवाए जाएंगे। मेरे दोस्तों मैं हमेशा हर एक क्लास में आपको करीब करीब 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाता हूं। हर एक क्लास में हर एक टॉपिक के 50 डेली की क्लास में आपके क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मेरे दोस्तों इतना बड़ा फायदा मैं आपको दे रहा हूं, वैसी चीजें पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आती है। ठीक है, अब सुनिएगा, तो इतनी बात हो गई। अब मेरे दोस्तों हम अगली अगर बात करें, यहां से एक प्रश्न बन सकता है और वो ये है कि इसमें किस प्रकार की सेल पाई जाती है। शुक्रवाहिनी जो होगी, मान लो ये अगर शुक्रवाहिनी है तो इसकी अंदर वाली जो उपकला है, इस उपकला में किस प्रकार की कोशिका होती है? यह प्रश्न 100% बनेगा, दावे के साथ कह रहा हूं। मेरे दोस्तों यहां पर स्तंभ के आकार की कोशिका होगी, कोल्यूमिनार सेल होती है। याद रखना कैसी कोशिका होती है मेरे दोस्तों? यहां पर स्तंभाकार। याद रख लेना किस प्रकार की कोशिका होगी? कोल्यूमिनार सेल होगी। याद रखना, यानी कोलम के आकार की कोल्यूमिनार सेल, स्तंभ के आकार की कोशिका किसकी झिल्ली में पाई जाती है? मेरे दोस्तों ये बात लिखते रहना साथ ही साथ, स्तंभाकार कोशिका कहां पाई जाती है? शुक्रवाहिनी की आंतरिक उपकला में। और मेरे दोस्तों ऐसे उन्हें देखते हैं ऐसे लगता है कि वो एक से अधिक परतों में विन्यासित है, यानी कूट स्तरीय, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि है तो एक ही लेयर, लेकिन कुछ कोशिका छोटी है और कुछ कैसी है? बड़ी है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे कितनी लेयर बनी हुई है मेरे दोस्तों? 2 लेयर बनी हुई है, ऐसे लगता है। तो क्या यहाँ 2 स्तर है क्या कोशिकाओं के? नहीं, स्तर कितना है? 1। लगता है जैसे कितने स्तर है? 1 से ज्यादा। मेरे दोस्तों मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। तो यहाँ स्तंभाकार, ठीक है, यानी कोल्यूमिनार एपिथेलियल है। साथ ही साथ एक बात और बता रहा हूं, ये जो कोल्यूमिनार एपिथेलियल है ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, यानी कूट स्तरीय। किस प्रकार की? कूट स्तरित, यानी स्यूडो, याद रखना, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, अब सुनो, तो ये तो बात हो गई आपकी टेस्टिस के बारे में, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम स्खलन नलिका की, इजुकुलेटरी डक्ट किसे कहेंगे, और साथ ही साथ हम सहायक जनन ग्रंथियों की भी बात करेंगे। मेरे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तुरंत ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी कीजिएगा। ओके डन। अब सुनिए, अब इसके बाद में मैं आपको एक हल्के से डायग्राम के द्वारा यह बात समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना और आप मुझे खुद बता देना कि कौन सा अंग किस नाम से जाना जाएगा। देखिएगा, ये एक व्यक्ति का जो है टेस्टिस है, वृषण है, और इस वृषण से मेरे दोस्तों ये कुंडलित नली निकली, इसको आप क्या कहते हो? एपिडिडाइमिस अधिवृषण। मेरे दोस्तों इस अधिवृषण से आगे एक नलिका निकली इस प्रकार से,
ये जो नलिका है इसे आप किस नाम से जानते हो? ये नलिका आपकी किस नाम से जानी जाएगी? शुक्रवाहिनी। तो ये तो क्या हो गई? शुक्रवाहिनी। ये भाग आपका क्या हो गया? अधिवृषण। अधिवृषण। और ये भाग आपका क्या हो गया? वृषण यानी टेस्टिस। अब देखिए, अब जो ये शुक्रवाहिनी है इसके अंतिम सिरे पर एक फूली हुई संरचना होती है इस प्रकार की। एक फूली हुई थैले के जैसी क्या होती है मेरे दोस्तों? संरचना। किसके अंतिम सिरे पर? इस शुक्रवाहिनी के अंतिम सिरे पर। और इस फूली हुई संरचना को शुक्राशय कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? शुक्राशय ग्रंथि यानी सेमिनल वेसिकल कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। तो ये आपकी सेमिनल वेसिकल है। क्लियर? अब सुनो, अब ये जो शुक्राशय है मेरे दोस्तों, ये शुक्राशय आगे की तरफ एक छोटी नली में खुलता है और ये नली जो है ये मेरे दोस्तों मूत्र मार्ग में खुलती है। किस में खुलती है? मूत्र मार्ग में। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ऐसे मेरे दोस्तों मूत्राशय होगा इस प्रकार से। क्लियर बात है? ये नर जनन तंत्र की बात कर रहा हूं। इस मूत्राशय में ऊपर से ऐसे मूत्रवाहिनियां खुलेगी। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी। तो ये जो शुक्राशय है, ये शुक्राशय आगे की तरफ एक छोटी सी नली में खुलता है और ये छोटी वाली नली आगे मूत्र मार्ग में खुलती है। तो जो शुक्राशय के आगे जो नली है, ये नली किस नाम से जानी जाती है? इसे बोलते हैं स्खलन नलिका। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? स्खलन नलिका। याद रखना, इजोकुलेटरी डक्ट बोलते हैं इसे, इजोकुलेटरी डक्ट। और यही एग्जाम में पिछली बार प्रश्न भी पूछा गया था कि शुक्राशय को मूत्र मार्ग से जोड़ने वाली नली का नाम बताओ। क्या नाम है? शुक्राशय को मूत्र मार्ग से जोड़ने वाली नली का क्या नाम है? शुक्राशय को मूत्र मार्ग से जो नली जोड़ती है उस नली का नाम है मेरे दोस्तों क्या? उस नली का नाम है स्खलन नलिका। क्या नाम है उस नली का? स्खलन नलिका। याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्खलन नलिका या इजोकुलेटरी डक्ट क्या है? तो याद रखना, यह शुक्राशय को किससे जोड़ती है? मूत्र मार्ग से जोड़ती है। क्लियर बात? अब देखिएगा, अब यहां पर आपसे कोई ये पूछेगा कि सर ये जो शुक्रवाहिनी है ये सीधी शुक्राशय से जुड़ती है कि ये शुक्रवाहिनी ऊपर से लूप बनाकर नीचे आती है? ये बड़ी बात बताना चाहता हूं। मान लो ये वृषण है, ये क्या है? वृषण है मेरे दोस्तों। इस वृषण से ये अधिवृषण जुड़ा हुआ है, अधिवृषण से ये शुक्रवाहिनी निकल रही है मेरे दोस्तों। ये जो शुक्रवाहिनी है ये इस मूत्र मार्ग के ऊपर से ऐसे लूप बना करके नीचे आती है। वास्तविकता ये है, ये जब लूप बना करके नीचे आती है तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये इस मूत्राशय के ऊपर से होकर के यहां पर आकर के और सीधी इस मूत्र मार्ग में खुलती है। ठीक है, लेकिन हम हमारे समझने के लिए सीधा ही डायग्राम बना करके समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? शुक्रवाहिनी इस वर्षन से एक आई, इस वर्षन से भी एक आई। शुक्रवाहिनी के अंतिम सिरे पर क्या है मेरे दोस्तों? शुक्राशय। और शुक्राशय से जो नली निकली, जो वीर्य को किस में डाल रही है? मूत्र मार्ग में वीर्य को डाल रही है। इसको आपने क्या नाम दिया मेरे साथियों? इसको आपने नाम दिया है स्खलन नलिका या इजोकुलेटरी डक्ट। क्या नाम दिया? स्खलन नलिका या इजोकुलेटरी डक्ट। बड़ी बात बता रहा हूं मेरे साथियों, याद रख लेना। ये आपके द्वारा एक महाडोज होगा। और मैं एक बात और बता रहा हूं मेरे दोस्तों, जैसे मैंने 15 मॉडल पेपर की सीरीज तैयार की है, आने वाले दिनों में और भी आपको नए मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो याद रखना मेरे साथियों, आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लो, आप तुरंत मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर हर एक बच्चा खरीद लो, ताकि जिन्होंने 15 मॉडल पेपर लिए हैं उनको आगामी दिनों में 5 और मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे, कुछ और भी मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे मेरे दोस्तों। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करना मेरे दोस्तों। हमारे वेबसाइट की लॉन्चिंग हो चुकी है। ठीक है, आपको वेबसाइट का लिंक भी नीचे मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वेबसाइट पर जाइएगा, वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के पेपर डले हुए मिलेंगे, वो भी आप जरूर डाउनलोड करना। अब देखिएगा, तो ये आपका शुक्राशय,
शुक्राशय से आगे स्खलन नलिका। तो आप मुझे बताओ स्खलन नलिका कुल कितनी हो गई? स्खलन नलिका कुल 2 हो गई। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही है, कोई इसमें कमी नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि स्खलन नलिका यानी इजोकुलेटरी डक्ट क्या है, तो आप मुझे क्या कहोगे बताओ? वह नली जो कि इस शुक्राशय के अंदर बढ़ने वाले वीर्य को किस में स्खलित करती है? मूत्र मार्ग में, उसे स्खलन नलिका कहते हैं। बात समझ में आ गई आपके? यदि बात समझ में आ रही है तो हम सबका साइन। मेरे दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है, लाइक करते रहो, ठीक है? कोई कहीं कमी नहीं रहने दूंगा, हर एक बात बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से समझाऊंगा, ठीक है? अब सुनिएगा, अब आप मुझे इतना बता दो कि इस नर जनन तंत्र के अंदर ये जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग में जब ये दोनों ओर से क्या आ रही है मेरे दोस्तों? जब ये दोनों ओर से स्खलन नलिका आ रही है और ये स्खलन नलिका यहाँ मूत्र मार्ग में खुल रही है, तो आप मुझे इतना बताओ कि इस मूत्र मार्ग के दोनों ओर यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इस मूत्र मार्ग के दोनों ओर यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है सिंगाड़े के आकार की, इस तरह की। और ये वाली जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को हम बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट। तो एक तो ग्रंथि ये हो गई शुक्राशय, ठीक है? तो हमारे जनन तंत्र से कितनी ग्रंथियां जुड़ी हुई देखो, ये वाली ग्रंथि क्या कहलाएगी? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पर है? मूत्र मार्ग के दोनों ओर है। जहां स्खलन नलिका खुल रही है उसके रीजन में ही आपके प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि के दोनों ओर क्या है? शुक्राशय है। क्या है? शुक्राशय ग्रंथि है, ठीक है? अब देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे एक यहां पर और एक यहां पर बल्ब के आकार की गोलाकार ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों, और इस ग्रंथि का नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्या नाम है? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। मेरे दोस्तों इसी ग्रंथि का एक और नाम है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड। तो याद रख लेना, टोटल 3 तरह की ग्रंथियां हैं। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव भी किसमें? मूत्र मार्ग में। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव भी किसमें? मूत्र मार्ग में। लेकिन शुक्राशय का सीक्रेशन किसके अंदर मेरे दोस्तों? स्खलन नलिका में। शुक्राशय तो स्खलन नलिका में क्या डाल रहा है? वीर्य। इसी तरह से प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल सीधा मूत्र मार्ग में अपना स्राव डाल रहे हैं। मेरे दोस्तों जो मूत्र मार्ग है, अगर मैं मूत्र मार्ग की बात करूं यानी यूरिथ्रा की, तो इसके बारे में भी 2 पॉइंट याद रखो आप। क्या याद रखना मेरे दोस्तों? ये जो यूरिथ्रा है ये ऊपर की तरफ किससे जुड़ा हुआ है? मूत्राशय से। किससे जुड़ा हुआ है? मूत्राशय का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर। तो ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है कि नहीं है? और इधर साइड में क्या है? स्खलन नलिका। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान से आंसर देना। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, पहले आंसर किसका आता है पता चलेगा, ठीक है? मैं देख लेता हूं आपके कमेंट भी कि पहले कौन आंसर देता है। प्रश्न यह है कि नर जनन तंत्र का वह कौन सा भाग है? नर जनन तंत्र का वह कौन सा भाग है जैसे हम उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ते हैं? नर जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों का उभय पथ कौन सा होता है? जैसे आप दोनों में ही पढ़ते हो, वो भाग कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। मिस्टर रमेश कुमावत, रोहित सैनी, दीक्षा सैनी, राजेश बिश्नोई, इसके अलावा सुनील राठौड़, देवेंद्र प्रजापत, बाबूलाल मेघवंशी, भंवरलाल मेघवंशी। मेरे दोस्तों हजारों की हजार संख्या में बच्चे इस विजय एजुकेशन एंड न्यूज पर भरोसा जताते हैं, और आप ही के भरोसे को हम यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा करके ईमानदारी के साथ मेहनत करके साकार करते हैं।
मेरे दोस्तों आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे, ये विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। जितनी बड़ी संख्या में आपके कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मेरे बेटा, कभी भी आपके कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। हर एक बात बढ़िया तरह से पढ़ाऊंगा, बायो के सभी प्रश्न सही करवा दूंगा। इस बात के लिए भरोसा रखना। पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, हर एक जानकारी गहनता से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी कह रहे हैं सर यूरिथ्रा, बिल्कुल यूरिथ्रा मेरे दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी भाग है कि नहीं है, और यही यूरिथ्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है कि नहीं है, बिल्कुल है। जनन तंत्र में भी पढ़ते हो, उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ते हो, इसका मतलब दोनों ही तंत्र का ये उभय मार्ग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, अब मेरे दोस्तों लास्ट पॉइंट है। अब आप मुझे एक बात और बता दो, फिर मैं उन ग्रंथियों के बारे में दो जानकारी पढ़ाऊंगा। अब आप मुझे इतना बता दो कि जो ये मूत्र मार्ग है, ये दोस्तों जो मूत्र मार्ग है, ये यूरिथ्रा जो है, इस यूरिथ्रा से दोनों ओर से यहां पर स्खलन नली जुड़ गई, यहां पर आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि जुड़ गई, यहां बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि जुड़ गई। अब मेरे दोस्तों ये जो आपका यूरिथ्रा है, ये नीचे की तरफ किस में खुल रहा है, ये पेनिस में खुल रहा है, सेसन में खुल रहा है। किस में खुल रहा है मेरे दोस्तों, सेसन में। तो ये आपका सेसन वाला भाग है, ये आपका पेनिस वाला भाग है, सही कह रहा हूं। और ये आपका बल्बो यूरिथ्रल है, बल्बो यूरिथ्रल है, और ये प्रोस्टेट भाग है। ये क्या है, प्रोस्टेट भाग है। मेरे दोस्तों बड़ी बात बता रहा हूं, ये आपकी स्खलन नली है, इधर पीछे की तरफ क्या होगा, शुक्राशय, फिर क्या होगी, शुक्रवाहिनी, फिर मेरे दोस्तों फिर इसके बाद में ये वृषण, और फिर अधिवृषण। पहले आप मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। शुक्राणु बने कहां पर, वृषण में। वृषण से गए कहां पर, वृषण से मेरे दोस्तों शुक्राणु कहां गए, वृषण से अधिवृषण में, अधिवृषण से शुक्रवाहिनी में, शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में, शुक्राशय से स्खलन नलिका में, स्खलन नलिका से मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग से मेरे दोस्तों सिसन के अंदर, पेनिस के अंदर। मेरे दोस्तों याद रखना, बड़ी बात बता रहा हूं। अब सिसन की बात करेंगे, उससे पहले अपन जनन ग्रंथि पहले करते हैं, ध्यान से सुनना। जनन ग्रंथियों से एक प्रश्न पक्का आएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। सबसे पहले जनन ग्रंथि की बात कर रहा हूं, सबसे पहले शुक्राशय की बात करूंगा मैं। शुक्राशय, सहायक जनन ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि शुक्राशय है, और शुक्राशय के द्वारा जो तरल स्रावित होता है मेरे दोस्तों, जो शुक्राशय का श्रावण है, उसे हम शुक्र तरल कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र तरल, सेमिनल फ्लूइड मेरे दोस्तों, सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। अब सुनो, ये जो शुक्र तरल स्रावित किया किसने, शुक्राशय ने। इस शुक्र तरल की प्रकृति कैसी है मेरे दोस्तों, तो इसकी जो नेचर होती है वो होती है सारीय। कैसी होती है, सारीय। तो शुक्राशय के द्वारा जो शुक्र तरल स्रावित हुआ, यह शुक्र तरल प्रकृति में कैसा है मेरे दोस्तों, सारीय। और ये किस रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। किस रंग का होता है, श्वेत रंग का चिपचिपा तरल है। चिपचिपा तरल क्यों कहा आपने, क्योंकि वास्तव में इसे शुक्राणु को आगे लेके जाना है, और जब शुक्राणु को आगे लेके जाना है तो इसकी प्रकृति इसी तरह की होनी चाहिए। अब आप मुझे कहोगे सर ये जो शुक्र तरल है इसका काम क्या है, कार्य सुन लो ध्यान से, और यहां से प्रश्न जरूर आएगा। शुक्र तरल का सबसे बड़ा काम तो यह है कि ये वीर्य को बनाता है। किसको बनाता है, वीर्य को मेरे दोस्तों। वीर्य क्या चीज है भाई, देखिए मेरे दोस्तों, वृषण में शुक्राणु बने कि नहीं बने। जब शुक्राणु शुक्राशय तक आए तो शुक्राशय ने एक सफेद रंग का तरल बनाया। उस तरल में कुछ एंजाइम है, कुछ रासायनिक पदार्थ है, भोजन के अणु हैं, साथ ही साथ मेरे दोस्तों वो जो तरल है
वो तरल जो है शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करने में मदद करेगा। तो इस तरह से जब शुक्र तरल मिल जाता है शुक्राणुओं के साथ, तब वीर्य बनता है। वीर्य यानी सीमन। तो वीर्य कब बोलोगे आप? क्या वीर्य वृषण में बना? नहीं। तो मेरे दोस्तों, वीर्य का निर्माण कब हुआ, सीमन कब बना? जब वृषण से क्या आए? शुक्राणु। और साथ में कौन सा तरल मिला? शुक्राशय का शुक्र तरल और प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव। और किसका? प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव। जब ये तीनों ही चीजें मिलती है तब इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? वीर्य। याद रखना, वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग कौन बनाता है? वीर्य का सबसे बड़ा भाग कौन सी ग्रंथि बनाती है? शुक्राशय। शुक्राशय वीर्य का सर्वाधिक भाग बनाता है, याद रखना। लेकिन वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग मेरे दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि भी बनाती है। तो याद रखना, और कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाती है। इसके अलावा वीर्य में क्या होगा? सबसे मुख्य चीज क्या होगी? शुक्राणु। अब मेरे साथियों एक बात सुनो, शुक्राशय ने जो शुक्र तरल डाला उसने वीर्य को तो बनाया ही बनाया, साथ ही साथ शुक्राणुओं के लिए खाद्य पदार्थ था। खाद्य पदार्थ के रूप में कौन सी शर्करा थी मेरे दोस्तों? फ्रक्टोज। याद रख लेना, कभी भूलना मत। फ्रक्टोज शर्करा कौन सी ग्रंथि बनाती है? शुक्राशय। और इस फ्रक्टोज शर्करा से शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। और आपको पता है कि नर के अंदर मेरे दोस्तों जो नर युग्मक है शुक्राणु, याद रखना, नर युग्मक शुक्राणु मेरे दोस्तों गतिशील होता है। क्यों गतिशील होता है भाई? क्योंकि इसे गति करके मादा युग्मक तक जाना है और मादा युग्मक गतिशील नहीं होता। तो नर युग्मक गतिशील है तो गति के लिए ऊर्जा चाहिए। हाँ, ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा बनाने के लिए शर्करा चाहिए। बिल्कुल। शर्करा किसने दी? शुक्राशय ने। कौन सी दी? फ्रक्टोज। नॉर्मली हमारी कोशिका के अंदर है ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा बनती है, लेकिन शुक्राणु एकमात्र ऐसी कोशिका है जो फ्रक्टोज का अपघटन करवा रही है और ऊर्जा बना रही है। इसलिए यहां पे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। लेकिन शुक्र तरल में और क्या होता है? और एक केमिकल होता है जिसका नाम है सीमेनोजेलिन। बहुत ही स्टार मार्क पॉइंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सीमेनोजेलिन रसायन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो नाम सीमन आया कि नहीं आया? और बताओ सीमन का बड़ा भाग कौन बनाता है? शुक्राशय। तो सीमेनोजेलिन भी कौन बनाएगा? शुक्राशय। इसके अलावा एक और नाम आया यहां पर, प्रोस्टाग्लैंडिस। वेरी वेरी मोस्ट है, यहां पर भी लिख रहा हूं प्रोस्टाग्लैंडिस। ये मैंने कल की क्लास में प्रश्न भी दिया था, और कल जो प्रश्न दिए थे उनके भी आंसर साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंडिस कौन स्रावित करता है? शुक्राशय। शुक्र तरल में क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिस। प्रोस्टाग्लैंडिस मेरे दोस्तों जब एक नर और मादा यौन संबंध बनाते हैं तो नर का वीर्य कहां जाता है? मादा की योनि में। मादा की योनि से वो वीर्य जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय के अंदर जो हल्के फुल्के संकुचन होते हैं मेरे दोस्तों, उन संकुचन की जो प्रेरणा है वो इस प्रोस्टाग्लैंडिस से मिलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है मेरे दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिस। इसके बाद में फ्रक्टोज। तो ये तीन चीजें होगी शुक्र तरल में, सेमिनोजेलिन, प्रोस्टाग्लैंडिस और फ्रक्टोज। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सेमिनोजेलिन, प्रोस्टाग्लैंडिस और फ्रक्टोज शर्करा किस ग्रंथि के स्राव में होती है? ऑप्शन ए प्रोस्टेट, ऑप्शन बी शुक्राशय, ऑप्शन सी बल्बोयूरेथ्रल, ऑप्शन डी वृषण। आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, प्रोस्टेट के बारे में मैंने अभी बता दिया। प्रोस्टेट जो है वो कहां है? मूत्र मार्ग के दोनों ओर, मूत्राशय के नीचे।
और इसका स्राव भी कैसा है, सारीय। ये जितनी भी ग्रंथियां हैं तीनों की तीनों, प्रोस्टेट, शुक्राशय और काउपर, तीनों ने ही जो स्राव डाला है, तीनों का जो सीक्रेशन है वो प्रकृति में कैसा है मेरे दोस्तों, सारीय। प्रकृति में कैसा है, सारीय। शुक्र तरल भी सारीय, काउपर तरल भी सारीय, प्रोस्टेट तरल भी सारीय। अब प्रोस्टेट ग्रंथि का ये जो स्राव है, प्रोस्टेट ग्रंथि का जो ये तरल है, इस तरल के अंदर कौन सी चीजें होगी, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं मेरे दोस्तों, नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है, फॉस्फेटेज, ठीक है। इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिन, क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिन, ये नाम नोट कर लो। एक होता है स्पर्मिन, क्या होता है, स्पर्मिन, नाम देखो, फॉस्फेटेज, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन। इसके अलावा लाइसोजाइम, क्या, लाइसोजाइम। मेरे दोस्तों याद रखो ये चीजें, ये सभी प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगी। लाइसोजाइम, स्पर्मिन, फाइब्रिनोलाइसिन और फॉस्फेटेज, ये रसायन किसके स्राव में होंगे, प्रोस्टेट के स्राव में होंगे। मेरे दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, जो हमारे शुक्राणु होते हैं उनकी गतिशीलता को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि इसके जो स्राव है वो हमारे शुक्राणुओं की गतिशीलता को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ हमारे वीर्य को पूरी तरह से जमने से रोकते हैं, वीर्य पूरा सॉलिड नहीं हो जाए, पूरी तरह से स्कंदित नहीं हो जाए, इस हेतु ये हेल्प करता है, कंप्लीट स्कंदन को रोकता है, ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर फॉस्फेटेज, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन और लाइसोजाइम होगा, क्लियर बात। अब आती है लास्ट काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि मेरे दोस्तों इस प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट नीचे होती है, आपको पता ही है, ये बल्ब के जैसी होती है, इसलिए बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है। अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपकी काउपर ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों, काउपर ग्रंथि का काम क्या है सुन लो। जब एक व्यक्ति यूरिन का त्याग करता है तो उसका जो पूरा मूत्र मार्ग है वो अंदर से लवणीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और इस मूत्र मार्ग की लवणता को हटाने के लिए, अम्लता को समाप्त करने के लिए इस बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का बड़ा योगदान होता है। यानी एक नर और मादा जब यौन संबंध बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो उस समय जैसे ही उनमें लैंगिक उत्तेजना आती है तो पुरुष के बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव सबसे पहले निकलता है। ये मेरे दोस्तों एक रंगहीन तरल है, ठीक है, और ये रंगहीन तरल यौन संबंध बनाने से पहले स्रावित होता है, और जिससे पूरा मूत्र मार्ग क्लीन हो जाता है, उसकी अम्लता समाप्त हो जाती है, ताकि बाद में जब वीर्य का श्रावण हो तो वीर्य के अंदर के शुक्राणुओं को कोई खतरा नहीं हो। इस वजह से ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये क्या करेगा, मूत्र मार्ग को उदासीन बनाएगा। ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि मूत्र मार्ग को उदासीन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, काउपर। वीर्य का सर्वाधिक भाग बनाने वाली ग्रंथि कौन है, शुक्राशय। किसके स्राव में प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, शुक्राशय। किसकी आंतरिक झिल्ली में स्तंभाकार कोशिका होती है, कूट स्तरीय स्तंभाकार, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी वृषण की ओर किससे जुड़ती है, अधिवृषण से। शुक्रवाहिनी के अंतिम सिरे पर थैले के जैसी फूली हुई संरचना क्या कहलाती है, शुक्राशय। शुक्राशय और मूत्र मार्ग के बीच की छोटी नली क्या कहलाती है, स्खलन नलिका। नर जनन तंत्र का वह कौन सा भाग है, नर जनन तंत्र का वह कौन सा भाग है जिसे उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ते हैं, मूत्र मार्ग। क्लियर बात है। अब हम इस बात को स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक बार लाइक करो आप,
सभी इस जानकारी को लाइक करो। मैं आपके लिए इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्तों, आपके अंदर मेरे से कहीं ज्यादा जोश और जुनून होना चाहिए। और ये आपको जब भी कोई व्यक्ति नेगेटिव तरीके से जो है आपके मोरल को, आपके टारगेट को दाएं बाएं करने का प्रयास करे, मेरे दोस्तों अपने माता पिता को याद कर लेना, अपने इष्ट देव को याद कर लेना। अपने आपके मम्मी पापा ने आपको 12 साल तक जितनी मेहनत से पढ़ाया है, उनके दिल के अंदर आपके प्रति बहुत बढ़िया सपने होंगे और उन सपनों को साकार करने का समय अब है। ये 45 दिन बाद आपकी परीक्षा है मेरे दोस्तों, और हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं। मेरे पास हजारों बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप क्लास चलाइएगा, हमारा सिलेबस कराइएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कहते हैं सर हमारे को क्लासें नहीं अवेलेबल हो रही, हम इतनी फीस नहीं भर सकते, ठीक है। और बेटा मैं आपके सपनों को पंख लगाने के लिए, ठीक है, आप अपने टारगेट तक पहुंचो, इस हेतु मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूं मेरे व्यस्त शेड्यूल से। तो मैं आपसे ये चाहता हूं मेरे बेटा, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं एक ही निवेदन करता हूं, आप भी ज्यादा से ज्यादा पढ़े, कम से कम घर पे 4 घंटे सेल्फ स्टडी करें और 2-3 घंटे डेली हम लाइव क्लास देते हैं, वो देखें। मेरे दोस्तों समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इन 2 महीनों में पढ़ाई कर ली तो आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम होगा। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे तो अलग तारे होंगे, अलग सितारे होंगे मेरे दोस्तों, अलग जुनून होगा, अलग जज्बा होगा, ठीक है। और इसलिए ये समय आपका है, ठीक है। आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों, अपने सपनों को साकार कीजिएगा और इस प्रगति के पथ पे चलिएगा मेरे दोस्तों। और जब आप चलेंगे तो आपके हौसलों को पर जरूर लगेगा, ऐसा मैं कहता हूं। और ये जानकारी, ये वीडियो सभी बच्चे स्टेटस पर आज जरूर डालना मेरे दोस्तों, चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके डालना, जैसे भी डालना, सभी अपनी स्टोरी पर डालना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल वाले विजय एजुकेशन एंड न्यूज यूट्यूब चैनल पे जुड़ने चाहिए। ये आपका कर्तव्य है कि हमारे साथ बहुत बढ़िया स्टूडेंट का टीम होना चाहिए, सभी पॉजिटिव एनर्जी वाले होने चाहिए मेरे दोस्तों। तो लास्ट में हम बात करते हैं सेशन की, यानी पेनिस की, और उसके बाद आपका नर जनन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मेरे दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं सेशन की, पेनिस की। मेरे दोस्तों सेशन यानी पेनिस से रिलेटेड एक आध प्रश्न जरूर आता है, ठीक है, सुनिएगा। देखो जब मैं बात सेशन की करता हूं, पेनिस की करता हूं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि सेशन मेरे दोस्तों कैसा जनन अंग है। एक तो ये बाह्य जनन अंग है, इसके अलावा ये कोप्युलेटरी ऑर्गन है। अब आप कहोगे सर ये कोप्युलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या? कोप्युलेटरी ऑर्गन का मतलब यह है कि ये मैथुन अंग है। मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये तो मुख्य जनन अंग है। अरे मेरे भाई ये मुख्य जनन अंग नहीं है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के केस में हम मुख्य जनन अंग उसको कहते हैं जो युग्मक बनाता है। तो क्या सेशन युग्मक बनाता है क्या? नहीं। युग्मक कौन बनाता है? वृषण। तो मुख्य जनन अंग कौन हुआ? वृषण। मुख्य जनन अंग तो कौन है मेरे दोस्तों? वृषण है। तो ये कैसा जनन अंग है फिर? ये मेरे दोस्तों सहायक जनन अंग है। और सहायक जनन अंग में कैसा जनन अंग है? बाह्य जनन अंग है। ये मेरे दोस्तों कोप्युलेटरी ऑर्गन है, यानी मैथुन अंग है। अब आप कहोगे सर इसकी संरचना किस तरह की है और इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो सुनिएगा, इससे रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ सकता है वो ये आ सकता है कि ग्लांस पेनिस, एक तो क्वेश्चन आ सकता है ग्लांस पेनिस यानी सेशन मुंड के बारे में। सेशन मुंड, एक तो इसके बारे में जान लो आप। इसके अलावा मेरे दोस्तों फोर स्किन, फोर स्किन यानी मुंड आच्छद, मुंड आच्छद। सुनिए इन दोनों जानकारी के बारे में। देखिए मेरे दोस्तों सेशन का जो ऊपरी भाग होता है, जो सेशन का अगला जो फूला हुआ भाग होता है, सेशन के अगले फूले हुए भाग को सेशन मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहते हैं। क्लियर भाग है? तो ये तो सेशन का कौन सा भाग है? सेशन का अग्र फूला हुआ भाग। सेशन का अग्र फूला हुआ भाग तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? सेशन मुंड कहलाएगा। और सेशन मुंड को ढकने वाली त्वचा फोर स्किन कहलाती है। तो
तो ये किसको आच्छादित करती है? तो ये दोस्तों ग्लांस पेनिस को आवृत करने वाली क्या है? आवृत करने वाली त्वचा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों एक बात और, जब हम सिसन के आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों आखिर सिसन जो है एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। इरेक्टाइल का मतलब है ये उत्तेजनशील है, यानी इसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो जब सिसन में लैंगिक उत्तेजना आती है तो ये इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी मांसपेशियों में खींचाव आता है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी रचना होगी जो इसको इरेक्ट करती है, इसको ऊर्ध्व करती है। ठीक है, तो आखिर एक सिसन किस परिस्थिति में ऊर्ध्व होता है और किस परिस्थिति में शिथिल होता है, हम उसकी बात करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सिसन के अंदर मेरे दोस्तों 3 डोरियां पाई जाती है। कितनी डोरियां होती है? 3 डोरियां। डोरियां का मतलब ये है कि 3 कोटर होते हैं। कितने कोटर होते हैं? 3 कोटर होते हैं। कोटर कह दो, सिनस कह दो। ठीक है, तो सिसन के अंदर 3 प्रकार के कोटर है, 3 साइनस है। तो मान लीजिएगा जैसे ये पेनिस है, तो इस पेनिस के अंदर मेरे दोस्तों 3 प्रकार की डोरियां हैं, 3 प्रकार के धागे हैं। 3 कौन से धागे हैं देखिए? तो 2 धागे तो मेरे ऐसे हैं जो कि दोस्तों इसके सिसन के 2 धागे साइड में होते हैं। 2 डोरियां किधर होती है? साइड में। एक डोरी नीचे की तरफ बिल्कुल सेंटर में होती है। तो ये जो 2 डोरियां हैं, ये जो 2 नलिकाएं हैं, इनका नाम क्या? और एक नली जो सेंटर वाली है, इसका नाम क्या? आपको इनके नाम याद रखने हैं और यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, तो हर एक बात को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें बेटा। मैं हर एक बात को बढ़िया तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बात को समझना है। तो देखिए, पेनिस के अंदर, पेनिस का जो ऊपरी भाग होता है, उस ऊपरी भाग में 2 डोरियां होती है। ठीक है ना? तो आप यूं समझ लो कि ये ऊपरी भाग की दोनों डोरियां हैं, एक ये वाली और इसके अलावा एक ये वाली। इन दोनों सिसन के ऊपरी भाग की जो डोरियां हैं, इन दोनों को किस नाम से जानेंगे? ठीक है, आप कमेंट चैट बॉक्स में चैट करके बताओ। देखें, ऊपरी भाग में जो पृष्ठ भाग में जो 2 रज्जु होते हैं, उन रज्जुओं को क्या कहते हैं? और नीचे अधर भाग में जो एक रज्जु होता है, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। एक तो कार्पोरा स्पोंजियोसम और एक कार्पोरा केवर्नोसा। कार्पोरा केवर्नोसा कौन सी है? ये प्रश्न आएगा। सिसन के जो ऊपरी भाग है, इसमें जो 2 डोरियां हैं, उनको बोलते हैं कार्पोरा केवर्नोसा। तो एक ये और एक ये। ठीक है ना? तो इनका नाम है कार्पोरा केवर्नोसा। तो मैं लिख देता हूं, क्या नाम हो गया? कार्पोरा, कार्पस भी बोलते हैं इसे, कार्पोरा केवर्नोसा, केवर्नोसा। ठीक है, ये कार्पोरा केवर्नोसा नाम से कितने रज्जु है? 2 रज्जु है। ठीक है, जो सिसन के कौन से भाग में है? ऊपरी भाग में। ठीक है, और निचले भाग में जो एक रज्जु है सेंटर में, बीचों बीच, उस रज्जु का क्या नाम है? कार्पोरा स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। और कार्पोरा स्पोंजियोसम कितने रज्जु है? 1 रज्जु है। कार्पोरा स्पोंजियोसम के नाम से कितना रज्जु है? 1। और ये नीचे की तरफ होता है, अधर तल पे होता है। अब सुनिए मेरे दोस्तों, तो ये जो बीच का जो रज्जु है, इसको आप स्पोंजियोसम कहते हैं। अब मैंने चित्र बनाया इसलिए ये नीचे दिख रहा होगा, लेकिन आप इसे अगर एक पाइप के जैसे संरचना मानेंगे तो ये 2 साइड में है, नहीं ऊपर की तरफ है। अब सुनिए, तो ये कार्पोरा स्पोंजियोसम, कार्पोरा स्पोंजियोसम। और ये दोनों साइड वाले, इन दोनों का नाम क्या? ये केवर्नोसा, केवर्नोसा। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो कार्पोरा स्पोंजियोसम होगा, कार्पोरा स्पोंजियोसम जो है वो इस सिसन मुंड में आकर खुलता है। सिसन का जो अगला भाग है, जो फूला हुआ भाग है, इसे सिसन मुंड कहते हैं। सिसन मुंड के अंदर एक छिद्र होता है और उस छिद्र को कहते हैं जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र।
तो मूत्र जनन छिद्र को चारों तरफ से घेरने वाला रज्जु क्या कहलाता है? कार्पोरा स्पोंजियोसम। तो मेरे दोस्तों जो कार्पोरा स्पोंजियोसम है, कार्पोरा स्पोंजियोसम जो है इसके अंदर मूत्र वाहिनी है, एक तरह से आप कह सकते हो मूत्र मार्ग फैला हुआ है इसमें। तो जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग को चारों तरफ से ढकने वाला मूत्र मार्ग को, जैसे इसके अंदर ये मूत्र मार्ग है, तो इस मूत्र मार्ग के चारों तरफ का जो रज्जु है, उस रज्जु का नाम है कार्पोरा स्पोंजियोसम। तो कार्पोरा स्पोंजियोसम के अंदर से होकर कौन निकलता है? अंदर से होकर मूत्र मार्ग निकलता है। ठीक है, तो इसके अंदर से होकर कौन निकलता है मेरे दोस्तों? मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग को चारों तरफ से घेरने वाला रज्जु क्या कहलाता है? तो मूत्र मार्ग को चारों तरफ से घेरने वाला रज्जु कार्पोरा स्पोंजियोसम कहलाता है। और मेरे दोस्तों कार्पोरा स्पोंजियोसम के दोनों और ऊपर की तरफ के कौन से दो रज्जु है? कार्पोरा केवर्नोसा। अब मेरी बात सुनो, अब इन रज्जुओं का काम क्या है? तो मेरे दोस्तों शिशन से जो रक्त वाहिनियां जुड़ी होती है, जब एक व्यक्ति में लैंगिक उत्तेजना आती है तो उसकी उदर गुहा का जो रक्त होता है वो रक्त इन कोटर में आकर भर जाता है। जब इन नलिकाओं में रुधिर आके भरता है तो ऐसी परिस्थिति में शिशन उत्तेजित हो जाता है, शिशन ऊर्ध्व हो जाता है, तन जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और मेरे दोस्तों जब व्यक्ति में लैंगिक उत्तेजना नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि शिशन के इन कोटरों में जो रुधिर भरा हुआ है, ये रुधिर वापिस उदर गुहा में आ जाता है। उदर गुहा में आने से शिशन की लंबाई कम हो जाती है और शिशन शिथिल हो जाता है। तो याद रखना कार्पोरा केवर्नोसा और कार्पोरा स्पोंजियोसम, इन दोनों ही रज्जुओं का काम क्या हुआ मेरे दोस्तों? इनका काम है शिशन के ऊर्ध्व व शिथिल होने से संबंधित। याद रखना, तो इन कोटरों में क्या भरता है भाई? कोटरों में जब क्या आता है? उदर गुहा से रक्त, उदर गुहा से क्या आता है? रक्त। तब शिशन क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है। और जब इनके अंदर से रक्त वापस चला जाता है, यानी कोटर खाली हो जाते हैं, तो जब रक्त वापस चला जाता है तो शिशन क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, ये मैंने नर जनन तंत्र के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बता दी है। आज के बाद नर जनन तंत्र से रिलेटेड आपके कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपकी जो सर्टोली कोशिका है, ठीक है, उसके द्वारा एक कारक स्रावित होता है, इन्हीं की हम बात करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो भी पढ़ा है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो नर जनन तंत्र कंप्लीट हो चुका है और नर जनन तंत्र से रिलेटेड कभी आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो अब सुनिएगा। तो यहां से प्रश्न क्या आ सकता है? एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि शिशन के अंदर पाया जाने वाला वह रज्जु जिसके अंदर से मूत्र मार्ग गुजरता है उसे कार्पोरा स्पोंजियोसम कहते हैं, और वह रज्जु जो कि स्पोंजियोसम के दोनों ओर होते हैं उसे कार्पोरा केवर्नोसा कहते हैं। क्लियर बात है? अब अपन बात कर रहे हैं मादा जनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मादा जनन तंत्र की। तो मेरे दोस्तों मादा जनन तंत्र पढ़ने से पहले नर जनन तंत्र के मैं टॉप 2-3 प्रश्न और लिखवाना चाहता हूं जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने कवर नहीं कराए थे। तो आपको टॉप 5 प्रश्न एक बार यहां लिखा रहा हूं। 5 के 5 प्रश्नों के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, तो देखिएगा। और मैंने कल की क्लास में यह भी बताया था कि हमारा जो वृषण है, इस वृषण पर पीयूष ग्रंथि के 2 हार्मोन काम करते हैं, एक LH और एक FSH। FSH हार्मोन जो है वो सर्टोली कोशिका पे काम करता है, LH अंतराली कोशिका पे काम करता है। अब सुनिएगा, सबसे पहली बात, प्यूबर्टी के दौरान नर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्यूबर्टी के दौरान नर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है?
तो वृषण ऐसा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है यौवनावस्था के दौरान? आपको नाम बताना है। अभी तुरंत चैट बॉक्स में नाम बताओ उस हार्मोन का जो प्यूबर्टी के दौरान स्रावित होता है, यौवनावस्था के दौरान। जल्दी बताइएगा। शाबाश, वेरी गुड। अब सुनिएगा, यहाँ पे कौन कौन बच्चे एक्टिव है, पहले मैं उनके नाम भी ले लेता हूं। तो मेरे दोस्तों, बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, आप जितनी शिद्दत के साथ हमारे से जुड़े हैं उससे कहीं ज्यादा हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी ईमानदारी के साथ आपकी कक्षाएं ले रहे हैं मेरे साथियों, इससे ज्यादा और बड़ी क्या बात हो सकती है। बिना रुके बिना थके आपको पढ़ा रहे हैं, पिछले 1 महीने से लगातार आपकी कक्षाएं ले रहे हैं मेरे साथियों। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। पानी पी लीजिएगा आप लोग भी। सॉरी। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए वो ये है कि वृषण में वृषण पालियों की संख्या कितनी होती है? वृषण में वृषण पालियों की संख्या कितनी होती है? मैंने कल की क्लास में बताया था। ठीक है, अगला पॉइंट, वृषण कोश में किस ताप पर युग्मक जनन चलता है या शुक्र जनन चलता है? बता दीजिए जल्दी। अगला प्रश्न है, ध्यान से मेरे हर एक पॉइंट को जानना और समझना। अगला पॉइंट है, वीर्य का सर्वाधिक भाग किस ग्रंथि के द्वारा बनता है? जल्दी चैट बॉक्स में चैट कीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिएगा। और सबसे पहले आंसर कौन कौन से बच्चों का आ रहा है? मैं सभी बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं, कोई यो नहीं सोचे कि सर ने मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहां पर वेरी गुड, शाबाश। यहां पे सबसे पहले आंसर दे रहे हैं, बहुत से बच्चों ने एक साथ आंसर दिया है। मिस्टर रमेश कुमावत, दिव्यांशु, सुनील चौधरी, इसके अलावा हमारे इस क्लास से जो जुड़े हुए बच्चे, एक बार सभी अपना नाम और कमेंट करें। जितने भी बच्चे लाइव क्लास से जुड़ते हैं सभी से मैं निवेदन करता हूं मेरे साथियों, आप जो हैं अधिक से अधिक संख्या में इन लाइव कक्षा से जुड़ा करें। ठीक है, सुमित वर्मा, इसके अलावा संदीप शर्मा, कशिश, एक्सट्रॉन गेमिंग, किंग कोहली, हरचंद कुमार, भंवरलाल मेघवंशी, परवेश मीणा, रियल, इसके अलावा हमारे साथ है साक्षी जोशी, इसके अलावा रियल परवन, प्रतीक कला, इसके अलावा हमारे साथ है मेरे दोस्तों स्टडी लाइव भंवरलाल मेघवंशी, जयेश देवासी, यशपाल सिंह, इसके अलावा हमारे साथ हैं सुरेंद्र पारिक, इसके अलावा हमारे साथ आयुष खारोल, इसके अलावा हमारे साथ है रघुवीर सिंह, साक्षी जोशी, कशिश। पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों। विजय एजुकेशन एंड न्यूज के द्वारा बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही है। ठीक है, इस टीम को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा और बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के। इसके बाद में एक नाम लिखना चाहता हूं, मूत्र मार्ग को उदासीन बनाने में कौन सी ग्रंथि मदद करती है? कौन सी ग्रंथि मदद करती है? और मेरे दोस्तों योनि मार्ग जो होता है ना, योनि अम्लीय होती है, योनि की अम्लता को समाप्त करने में शुक्र तरल क्षारीय होता है, तो वो बड़ी मदद करता है, याद रखना। ठीक है, तो छठा प्रश्न भी यहां लिख देता हूं, शुक्र तरल की प्रकृति किस प्रकार की होती है? याद रख लेना, नर के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं सभी के तरल की प्रकृति क्षारीय ही होती है, याद रख लेना आप लोग। इसके अलावा एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं, निम्न में से कौन से घटक प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव में होते हैं? और मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, फॉस्फेटेस, इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिन,
स्पर्मिन व लाइसोजाइम, और ऑप्शन डी है सभी। बताइए देखें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इनमें से। इस तरह का ही प्रश्न आएगा, बड़े इजी इजी प्रश्न आते हैं मेरे दोस्तों। सभी कमेंट करो, देखें इनके आंसर क्या होने चाहिए। शाबाश मेरे शेरों शाबाश, आप सभी जितनी गहनता से पढ़ रहे हैं ये आपकी सबकी ताकत है। और आप जितने संगठन के साथ में सभी जिस प्रकार से एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, पहले तो मैं आप सभी की हिम्मत की दाद देता हूं मेरे दोस्तों। और आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे और कल के दिन हम मादा जनन तंत्र कंप्लीट करेंगे मेरे दोस्तों। कल जनन तंत्र से रिलेटेड सारी जानकारी आपकी हो जाएगी। तो मेगा मैराथन क्लास चल रही है जिसमें संपूर्ण बायोलॉजी में कवर करवा रहा हूं मेरे दोस्तों। और मैंने टारगेट रखा है 40 दिन का। 40 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट होगी आपकी। 40 दिन में पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करा रहा हूं। और 100% क्वेश्चन मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं उनमें से आएंगे। बिल्कुल फ्री कक्षाएं चल रही है आपके लिए, बिल्कुल फ्री क्लासेस, कोई चार्जेज नहीं। और आपको यदि हमारी कक्षाएं बढ़िया लगती है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेरे दोस्तों, हमारी टीम को सपोर्ट कर सकते हो। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वास्तव में विजय सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों ये हमारे फोन पे नंबर है, फोन पे, गूगल पे, इसके अलावा अमेज़न पे और पेटीएम नंबर जो दे रहा हूं, आप हमारी टीम को मदद कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और ये नंबर है 9828721229। यदि आपको मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा पढ़ाई जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और हमारी टीम को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, ठीक है। आपका सपोर्ट किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। आप मॉडल पेपर लेकर के भी हमारी टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और हमने मॉडल पेपर की प्राइस 100 रुपए रखी है, तो इसलिए आप सभी के सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। 15 मॉडल पेपर के सेट तैयार है, आप ले सकते हैं। इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करके, फोन पे से ये पेमेंट 100 रुपए भेज करके, और आपको इसी व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। साथ ही साथ जाते जाते एक बात कहूंगा, हमारी वेबसाइट की लिंक नीचे दी हुई है, आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। वेबसाइट पर भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर डाले हुए हैं, उन्हें भी आप जो है डाउनलोड कर ले। साथ ही साथ वेबसाइट के नोटिफिकेशन को ऑन रखें, वहां पर भी मैं सारी जानकारी आपको देता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय मेरे दोस्तों। सभी स्टेटस पर डाल दो इस लिंक को अभी के अभी।